वेलकम बैक। हम वापस प्रारंभ कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने पहले टॉपिक ले रखे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लेके प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको कि प्रदर्शित किया गया क्वेश्चन इन कैम सीरीज नंबर 2। और ये हम केमिस्ट्री एज कैम सीरीज 2021 के सेकंड क्वेश्चन सेट को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने टॉपिक इंक्लूड किए हैं संयोजकता, वैलेंसी, यौगिक के रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड, रासायनिक समीकरण व अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशंस एंड इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स, और पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ द मैटर एंड मिश्रण तथा मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, मिक्सचर एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। ये टॉपिक लेकर के हम इसके क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें आपके जो प्रश्न शुरू में मैं दे रहा हूँ वो थ्योरेटिकल प्रश्न के रूप में है, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। उसका उत्तर कैसे लिखना है वहां से हम प्रारंभ करेंगे। तो प्रक्रिया के अंदर प्रश्न है, पेट्रोल व मिट्टी के तेल का पृथक्करण किस विधि से किया जाएगा यदि इनके क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर है तो ऐसे दो पूर्ण मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए हम साधारण आसवन विधि का उपयोग करते हैं, जिसको कि हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं या नॉर्मल डिस्टिलेशन कहा जाता है। और ये डिस्टिलरी के अंदर भी हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो साधारण आसवन की विधि से ऐसे दो पूर्ण मिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों के मध्य का अंतर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है। तो पहले प्रश्न को हम इस रूप में प्रदर्शित करें और ऑप्शन के अंदर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भापदार आसवन, या फिर चौथे ऑप्शन के रूप में निम्न दाब पर आसवन भी दिया जा सकता है। तो दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव जो अपने क्वथनांकों पर विघटित नहीं होते हैं, उनके द्रव्यमान क्वथनांकों के मध्य का अंतर 25 डिग्री से ज़्यादा है, उनको साधारण आसवन से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने के पत्थर के तापीय विघटन में कितनी प्रावस्थाएं प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रावस्था से रिलेटेड प्रश्न है। तो मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक समीकरण के रूप में इसका तापीय अपघटन 1173 केल्विन पर संपन्न होता है। तो उस ताप पर ये विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। मैंने यहाँ सभी अवस्थाएं भी लिख रखी है, ये ठोस है, ये ठोस है और ये गैस है। तो चूंकि दो ठोस दो भिन्न प्रावस्थाएं निर्मित करते हैं और गैस भी भिन्न प्रावस्था निर्मित करता है, तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय विघटन में प्राप्त होने वाले उत्पादों से कुल 3 प्रावस्थाएं निर्मित होगी, जिसमें 2 ठोस और 1 गैस प्रावस्था उपस्थित है, और इसी रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न के पृथक्करण के सामान्य विधियों के नाम। तो हमने मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण और शुद्धिकरण के अंदर ये सभी पढ़ी हैं और वहीं से इनके आपको उत्तर ध्यान रखने हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप उत्तर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट में जो भी उत्तर आता है, आपके जो भी पढ़े हुए प्रोसेस हैं उनका रिकॉल भी इसमें हो जाएगा। पहला दिया गया है, दही से मक्खन को पृथक करने की प्रक्रिया। सोचें क्या उत्तर हो सकता है, मैं इसका उत्तर फिर आपको बताता हूँ। तो दही है, दही से मथ करके हम मक्खन अलग करते हैं। इसके अंदर जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल याद आ गया होगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपकेंद्रण या कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसी तरीके से हम दही से मक्खन को पृथक करते हैं, या दूध से क्रीम सेपरेट करते हैं, या कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर में यही प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यहाँ तक कि कपड़ों को धोने के लिए भी अपकेंद्रण प्रोसेस काम में आता है। सेकंड है, समुद्री जल से नमक को सेपरेट करना है। समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए हम पूर्णतः 2 प्रोसेस काम में लेते हैं। एक प्रक्रम कहलाता है वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण के बाद में हम क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम नमक को सेपरेट करते हैं। तो वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल से नमक सेपरेट किया जाता है। पहले वाष्पीकरण द्वारा संतृप्त विलयन बनाएंगे, संतृप्त विलयन को क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध NaCl सेपरेट किया जाता है। तो 2 स्टेप ध्यान रखना। अगले में आंसर आपको बताना है कि नमक से कपूर को पृथक करना है, या नमक से नेफ्थलीन को पृथक करना है, नमक से आयोडीन को पृथक करना है, या नमक से नौसादर को पृथक करना है, या नमक से बेंजोइक एसिड को पृथक करना है। तो उसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया काम में लेंगे। यहाँ पर आपको नमक से कपूर सेपरेट करना है। जो भी मैंने बाकी नाम बताए उसको भी सेपरेट करने के लिए यही तरीका काम में लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो नमक से कपूर को सेपरेट करने के लिए, चूंकि कपूर यहाँ पर ऊर्ध्वपाती पदार्थ है,
ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, इसलिए इसके अंदर हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का या सब्लिमेशन मेथड का उपयोग करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। नमक से नौसादर और नमक से कपूर या नमक से आयोडीन, नमक से बेंजोइक एसिड, नमक से नेप्थलीन सेपरेट के लिए यही मेथड काम में आता है। ऐसे ही नमक व जल का पृथक्करण करना हो, नमक और जल दोनों पूर्ण मिश्रणीय है और ऐसी स्थिति में नमक हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना हो तो हम नमक को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए, चूंकि नमक आयनिक यौगिक है, क्रिस्टलीय यौगिक है, अतः हम यहाँ पर कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? क्रिस्टलीकरण मेथड का या क्रिस्टलाइजेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सरल है। रेत व जल का पृथक्करण, रेत और जल एक दूसरे में पूर्णतः अमिश्रणीय या अघुलनशील है। ऐसी स्थिति में हम रेत और जल मिलकर के क्या बनाएंगे? निलंबन बनाते हैं। अब आपको उत्तर बताना है कि निलंबन से पदार्थों को सेपरेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सीधा सा है, निलंबन को कुछ देर तक स्थिर रखिए, रेत के कण जल में नीचे एकत्रित होकर के सेटल हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे और निक्षेपित होने के बाद में जो ऊपर जल बचता है उसको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है? याद आ गई होगी। और इसे हम कहते हैं निथारना। निथारने की प्रक्रिया के द्वारा रेत और जल को पृथक किया जाता है। यहाँ पर छानने की प्रक्रिया काम में नहीं आएगी। यदि अवक्षेप है तो छानने की प्रक्रिया काम में आती है। तेल व जल का पृथक्करण बहुत सिंपल है। अब मैं बता दूं, दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रव है। पूर्ण मिश्रणीय द्रव थे तो हमने पहले प्रक्रिया काम में ली थी। यहाँ पर पूर्ण अमिश्रणीय द्रव है, तेल भी द्रव अवस्था में, जल भी द्रव अवस्था में और दोनों पूर्ण अमिश्रणीय है। तो पृथक करने के लिए किसका उपयोग किया या कौन सी विधि काम में ली जाती है? बिल्कुल ठीक है। और ये तेल और जल का पृथक्करण करने के लिए हम यहाँ पर कौन से कीप का उपयोग करते हैं? पृथककारी कीप या सेपरेटिंग फनल का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, पृथककारी कीप या सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम इन दोनों को सेपरेट या अलग अलग करते हैं। लोह चूर्ण और रेत का पृथक्करण बहुत सरल सा है। लोह चूर्ण चुंबकीय प्रकृति का है, चुंबक के द्वारा हम इन दोनों को पृथक कर सकते हैं। तो इसके पृथक्करण के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उपयोग में लिया जाता है। ऐसे ही कांच का चूर्ण और शर्करा का पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांच के चूर्ण और शक्कर दोनों का पृथक्करण करना हो तो हम यहाँ पर कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो उसके लिए आपको स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, वो प्रक्रिया मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर आपको कांच और साथ में शर्करा कांच में मिल गई है तो इन दोनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए आप सर्वप्रथम क्या काम में लेंगे? पहले तो इसमें जल मिला करके विलयन बनाइए। जल में विलयन बनाने पर क्या हो जाएगा? कांच और शर्करा में से शर्करा जल में घुल जाएगी और विलयन बना देगी और उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे? छान लेंगे। तो छानने की प्रक्रिया द्वारा कांच सेपरेट हो जाएगा, जिसको कि हम निथार करके भी अलग कर सकते हैं और उसके बाद में बचा पीछे द्रव अर्थात विलयन बचा। विलयन के अंदर उपस्थित है शर्करा या शक्कर उपस्थित है। तो चूंकि शक्कर क्रिस्टलीय यौगिक है इसलिए हम क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध शक्कर प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो कांच और शक्कर अगर मिश्रित हो गई है तो सेपरेट करने के लिए पहले दोनों को पानी में मिला के घोलिए। शक्कर घुल जाएगी, कांच नहीं घुलेगा। कांच जल के अंदर क्या करता है? अघुलनशील है, निलंबन बनाएगा। समय के साथ में धीरे धीरे कांच के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी अशुद्धि के रूप में कांच रह जाता है। तो हम उसको फिल्टर करके सेपरेट करेंगे तो कांच फिल्टर पत्र में ऊपर आ जाएगा और नीचे जो विलयन बचेगा उस विलयन को हम क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध शक्कर पृथक कर सकते हैं। एक अलग दिया हुआ है, चारकोल और जल को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर तो हमने जल में घोल करके सेपरेट किया, लेकिन चारकोल और जल को अगर सेपरेट करना हो तो हम यहाँ पर केवल छानने की प्रक्रिया द्वारा इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल और जल दोनों एक दूसरे में पूर्ण अमिश्रणीय है। लेकिन चारकोल बारीक होने के कारण यह यहाँ से सेपरेट करने के लिए केवल फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसी तरीके से कार्बन और गंधक का मिश्रण, गंधक चूर्ण है,
इन दोनों का मिश्रण यदि अलग करना हो तो क्या प्रक्रिया रहेगी? तो कार्बन और गंधक चूर्ण को सर्वप्रथम कार्बन डाइसल्फाइड में विलय करते हैं। कारण ध्यान रखना, गंधक और कार्बन में से, कार्बन और गंधक में से केवल कार्बन न तो जल में घुलता है न ही कार्बनिक विलायक में घुलता है, इसलिए कार्बनिक विलायक कार्बन डाइसल्फाइड अगर मैं लेके इसमें डालूंगा तो यहाँ पर गंधक का विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर गंधक विलयन बनेगा और साथ में बनता है जो कार्बन। तो इन दोनों को हम विलयन बनाने के बाद छानने की प्रक्रिया द्वारा कार्बन को सेपरेट कर देंगे और पीछे बचा गंधक विलयन उसका हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, यहाँ ध्यान रखना क्रिस्टलीकरण नहीं होगा क्योंकि गंधक यहाँ पर चूर्णित अवस्था में है, अक्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। तो इस ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय यौगिक घुलित अवस्था में है, तब सेपरेट करने के लिए केवल वाष्पीकरण प्रक्रम ही तरीका है। लेकिन यदि कोई क्रिस्टलीय यौगिक घुला हुआ है तो हम क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा सेपरेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, कांच और शर्करा दिया जाए तो सेपरेशन कैसे करेंगे? छानने अर्थात विलयन जल में घोलकर छान कर और फिर क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा दोनों को अलग कर सकते हैं। जबकि यदि चारकोल और जल दिया गया है तो केवल छान कर अलग कर देंगे। कार्बन और गंधक मिश्रण दिया गया जिसमें गंधक अक्रिस्टलीय है तो उसे हम सर्वप्रथम कार्बन डाइसल्फाइड में घोल करके, अब ध्यान रखना पड़ेगा कि दिए गए पदार्थ में से कोई भी एक जल में घुलनशील है या नहीं है और कार्बनिक विलायक में घुलनशील है या नहीं है। तो यहाँ पर कार्बनिक विलायक प्रयुक्त करेंगे क्योंकि गंधक पानी में नहीं घुलता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर फिर इसको छानेंगे तो छानने की प्रक्रिया द्वारा कार्बन सेपरेट हो जाएगा, फिर बचेगा गंधक विलयन। अब इसमें से हम गंधक जो कि अक्रिस्टलीय है पृथक करने के लिए हम केवल वाष्पीकरण तरीका काम में ले सकते हैं। पानी जो है या कार्बन डाइसल्फाइड जो एक्स्ट्रा है उसको इवोपरेट करके हटा दीजिए, शेष शुद्ध गंधक प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से सेपरेशन के अलग अलग मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और मेथड है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों का पृथक्करण किया जाता है? अभी प्रक्रिया बताई थी। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा यदि किसी पदार्थ को पृथक करना हो तो सर्वप्रथम दिया गया पदार्थ जल के अंदर घुलनशील होना चाहिए और क्रिस्टलीय प्रकृति का होना चाहिए, तब भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड की बात करें, रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त और मूत्र के अंदर विभिन्न पदार्थों को पृथक करने के लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? फिर वो अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको नशीले पदार्थों को पृथक्करण करना है इसलिए यहाँ पर हम केवल वर्णलेखिकी का उपयोग करते हैं। तो दोनों प्रक्रिया ध्यान रखना, इस विशिष्ट प्रक्रिया के लिए सेपरेशन की विशिष्ट विधि काम में ली जाएगी। तो वापस ध्यान रखना, रक्त और मूत्र के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के घटकों को पृथक करना है तब तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं, या परीक्षण के अंदर भी हम इस विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि उसमें अवयव अलग किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके नशीले पदार्थ रक्त के अंदर घुले हुए हैं तो सेपरेट करने के लिए हम केवल वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी काम में लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सेपरेशन मेथड काम में लेने। अब नेक्स्ट है एसीटोन और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण। एसीटोन और मेथिल अल्कोहल में इनकी क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों के क्वथनांकों के मध्य अति अल्प अंतर है। ऐसी स्थिति में अगर आप चेक करें तो 4 और 5 9 डिग्री का ही डिफरेंस है। 15 डिग्री से कम अगर क्वथनांकों के मध्य डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? चेक करके बताइए। अभी आया था 15 या उससे उच्च डिग्री सेंटीग्रेड अंतरयुक्त किसी पदार्थों को सेपरेट करने के लिए, या 25 से ऊपर है तो सेपरेट करने के लिए केवल साधारण आसवन, और बाकी के लिए निम्न के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? बिल्कुल सही है, प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर कहा जाता है प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा हम इनको पृथक या सेपरेट करते हैं। तो प्रक्रिया ध्यान रखना, क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है, वायुमंडल से गैसों को पृथक करना है तो वहाँ पर हम केवल, या फिर उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण से उत्कृष्ट गैसों को पृथक करना है तो प्रभाजी आसवन, और यदि क्वथनांकों के मध्य का अंतर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर सेपरेट करने के लिए हम साधारण आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो एसीटोन और मेथिल अल्कोहल के सेपरेशन के लिए विधि काम में ली जाएगी प्रभाजी आसवन, और यदि इसकी जगह मेथिल अल्कोहल और जल दिया गया हो
तब उनको सेपरेट करने के लिए हम साधारण आसवन विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि एथिल अल्कोहल और जल भी है तब भी हम साधारण आसवन विधि काम में लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एजोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण बनने के कारण एथिल अल्कोहल से जल का 100% पृथक्करण संभव नहीं है। स्थिर क्वाथी मिश्रण इसमें निर्मित हो जाता है, इसलिए केवल परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त नहीं किया जाता है, स्पिरिट के रूप में ही अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, जो कि 95.5% शुद्ध अल्कोहल हो सकता है। बाकी 4.5% जल उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। क्लियर है? तो इसमें आप प्रोसेस ध्यान रखेंगे और उत्तर उसी तरीके से आएगा। नेक्स्ट है रेत और आयोडीन क्रिस्टल का पृथक्करण। ये मैंने उत्तर बता रखा है, आंसर देखें। रेत और आयोडीन का मिश्रण है पृथक करने के लिए, तो आयोडीन की प्रकृति के आधार पर इसको सेपरेट किया जाता है। तो आपको उत्तर आ गया होगा। आयोडीन चूंकि यहाँ पर ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, इसलिए इस प्रक्रिया के अंदर हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें ठोस सीधे गैस में या गैस अवस्था ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है निम्न को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करिए। 3 पार्ट हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण। मिश्रण के अंदर समांगी है तो भी मैं बताऊंगा, विषमांगी तो भी बताऊंगा। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक करना, इसके लिए आपको प्रक्रिया क्या ध्यान रखनी है। तत्व में या तत्व के पदार्थ या तत्व के अणु के अंदर भी एक ही प्रकार के परमाणु हो तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ तत्व कहलाते हैं। 2 या अधिक भिन्न पदार्थों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित पदार्थों को यौगिक कहा जाता है। और यदि 2 पदार्थ आपस में मिलाकर के मिश्रण बनाया गया है तो उसमें मिलाए गए पदार्थ अपने गुण को नहीं खोते हैं और उनके गुण उसमें प्रदर्शित होते हैं। तो ऐसे द्रवों या ऐसे पदार्थों को मिलाने से बने यौगिक को या जो भी बनेगा उसको हम मिश्रण के नाम से, मिक्सचर के नाम से दर्शाते हैं। अब आंसर आप चेक करें। पारा प्रतीक होता है मरकरी का Hg, एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो इसको हम कहेंगे तत्व। दूसरा है दूध, मिल्क। मिल्क यहाँ पर जिसमें दूध भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है और अन्य पदार्थ भी घुलित अवस्था में उपस्थित है, तो ये यहाँ पर क्या है, मिश्रण। एक और ध्यान रखना है तो मिश्रण, लेकिन यह कोलॉइड होता है और कोलॉइड जब भी लिया जाए यह विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना, विषमांगी मिश्रण कोलॉइड दूध। 22 कैरेट गोल्ड, ये वास्तव में ये मिश्रण है जिसमें सोने के साथ में एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल या सिल्वर मिलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2 या अधिक पदार्थ तत्व हैं मिले हुए, इसलिए ये मिश्रण का एग्जाम्पल है। और अगर मैं इसमें पूछूं तो चूंकि 22 कैरेट गोल्ड या 916 गोल्ड है, ये वास्तव में समांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये मिश्र धातु है और मिश्र धातुएं हमेशा विलयन कहलाती है। विलयन हमेशा समांगी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मैं सूत्र लिखूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तीनों में से कौन सा है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 और O6। इसके आधार पर यदि देखें तो 2 या अधिक तत्व निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थ बना रहे हैं, अर्थात ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, यौगिक है। अल्कोहल सूत्र में लिख रहा हूँ, सामान्य अल्कोहल एथिल अल्कोहल के रूप में C2H5OH, तो यह भी यहाँ पर क्या है, यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 या अधिक भिन्न तत्व उपस्थित है। गन पाउडर की बात की जाए तो गन पाउडर में कार्बन चूर्ण, गंधक चूर्ण और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है और इसलिए गन पाउडर यहाँ पर मिश्रण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी गन पाउडर को ही हम शोर बोलते हैं और गन पाउडर या बंदूक के अंदर इसका पाउडर काम में लिया जाता है। हीरा वास्तव में क्या है, कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन है अर्थात उसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए हीरा तत्व है और ये त्रिविम जालक संरचना के रूप में पाया जाता है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है जिसको हीरा कहा जाता है। भाप, H2O गैस अवस्था में हो तो उसको भाप कहते हैं, और चूंकि इसमें 2 भिन्न परमाणु हैं अतः इसे हम यौगिक कहते हैं। कांस्य की बात की जाए तो कांस्य पदक के रूप में जैसे ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज के अंदर हमेशा कॉपर के साथ टिन मिलाया रहता है, और पीतल होता है तो कॉपर के साथ में जिंक मिलाया जाता है। तो यहाँ पर
कांस्य पदार्थ ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और टिन का मिश्रण है, तो ये वास्तव में मिश्रण की श्रेणी में आता है और विलयन है, अर्थात यह समांगी मिश्रण के रूप में पाया जाता है। धुएं की बात की जाए, कॉलॉइड है, और अगर कॉलॉइड है इसका मतलब विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं सोडा वाटर। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो तो उसे सोडा वाटर कहा जाता है, और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुल करके विलयन बनाता है, अर्थात सोडा वाटर यहाँ पर समांगी मिश्रण की श्रेणी में या होमोजेनियस मिक्सचर की श्रेणी में आता है। एयर या वायु के अंदर दो या अधिक गैसें समांगी रूप में उपस्थित होती है, तो वायु वास्तव में समांगी मिश्रण है, ठीक है। लेकिन अब वायु का स्पेशल रूप जैसे धुआं कह दिया जाए या आंधी कह दिया जाए या धुंध कह दिया जाए तो वो सब कॉलॉइडी अवस्थाएं हैं, और कॉलॉइड है इसका मतलब वो क्या होगा, कॉलॉइडी अवस्था विषमांगी प्रकृति की होगी। केवल वायु कहा जाए तो ये गैसों का मिश्रण है, और गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण के रूप में या विलयन के रूप में रहता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट वास्तव में सोडियम क्लोराइड के अंदर KiO3 पोटेशियम आयोडेट या Ki मिला करके या सोडियम आयोडाइड मिला करके निर्मित किया जाता है, अर्थात आयोडाइज्ड सॉल्ट के अंदर Na या होगा या Ki होगा या KiO3 होगा। इन तीनों में से कोई भी घटक अगर NaCl के साथ मिश्रित किया जाए तो एक ठोस को दूसरे ठोस पर को साथ मिलाने पर क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। लेकिन जबकि दो ठोस है तो दो भिन्न प्रावस्थाएं होगी, तो ये विषमांगी प्रकृति का मिश्रण होगा। तो ये विषमांगी प्रकृति का मिश्रण है। जो घरों में आयोडाइज्ड सॉल्ट हम ले रहे हैं जिसमें NaCl के साथ में या तो पोटेशियम आयोडेट होता है या पोटेशियम आयोडाइड होता है या उसकी जगह सोडियम आयोडाइड होता है, तो आयोडाइड आयन उत्प्राप्त किए जाते हैं, और यह दो ठोस का मिश्रण है, इसलिए विषमांगी प्रकृति का होगा। लास्ट है साधारण नमक NaCl की। अगर मैं बात करता हूँ साधारण नमक अर्थात NaCl सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड अगर पूछा जाए तो दो तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात से बना हुआ यौगिक है, अर्थात यह यौगिक की श्रेणी में आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सभी को स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से याद रखना है कि प्रश्न किस रूप में पूछा जाता है। अगर मैं यही प्रश्न बनाता है तो ऑब्जेक्टिव के अंदर इतने सारे प्रश्न आपको दिए जाते, ऑप्शन हम उसमें अलग अलग कर देते, लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी प्रश्न एक साथ कर सकते हैं और उत्तर आपको ध्यान हो तो हम साधारण से सीधा आंसर भी पिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ हेलो। नेक्स्ट के अंदर हम लेते हैं अगली प्रक्रिया। अब कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं भी इसमें दे रखी है जिनको आपको कंप्लीट करना है और प्रक्रिया बताना है क्या काम में ली जाती है। रक्त और मूत्र का प्रयोगशाला में जांच करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया काम में लेते हैं, तो रक्त का प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए, मूत्र का परीक्षण करने के लिए या उसमें उपस्थित घटकों को पृथक करने के लिए हम अपकेंद्रण का उपयोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग करते हैं। और वापस ध्यान रखना, अगर रुधिर के अंदर नशीले पदार्थ हैं तो उसको पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी काम आती है। रक्त में ये लिखा हुआ है, रक्त में नशीले पदार्थों को पृथक करने हेतु तो आप सीधा ध्यान रखेंगे क्रोमेटोग्राफी या इसी को कहा जाता है वर्णलेखिकी का उपयोग किया जाता है। फिर बात कर रहे हैं एसीटोन व जल का पृथक्करण करना हो। एसीटोन जिसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन दोनों को यदि सेपरेट किया जाए तो हम साधारण आसवन विधि का उपयोग करते हैं। क्वथनांकों के मध्य का अंतर कितना है, 25 से ज़्यादा है, कैलकुलेट कर लें, 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। साधारण आसवन या सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाएगा। वायु से गैसों का पृथक्करण करना हो, बिल्कुल सटीक है, प्रभाजी आसवन की विधि का उपयोग किया जाता है। और वायु में कौन कौन सी गैसें हैं, 3 गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन, दूसरी है ऑर्गन और तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन इस क्रम में सेपरेट की जाती है। कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, अब ध्यान रखना,
कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण करना है। चूंकि कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीय यौगिक है तो शुद्धिकरण करने के लिए हम यहाँ पर क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करेंगे। तो कॉपर सल्फेट को जल में घोलकर विलयन बनाइए, विलयन को संतृप्त कीजिए, संतृप्त विलयन में कॉपर सल्फेट का बीजारोपण करके कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं और इस शुद्धिकरण प्रक्रम को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। नमक का शुद्धिकरण, वापस राइट बात है, नमक कॉपर सल्फेट की तरह क्रिस्टलीय यौगिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो नमक का शुद्धिकरण ध्यान रखना, प्रश्न है नमक का शुद्धिकरण कैसे किया जाए? क्रिस्टलीकरण से। नमक का सेपरेशन या समुद्री जल से नमक का सेपरेशन कैसे किया जाए? तो वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखना। अब है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप साथ साथ में इसके उत्तर भी देते जाएं, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको अलग से उत्तर डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, उत्तर और प्रश्न दोनों दिए गए हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रक्रिया के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में समांगी मिश्रण कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? तो देखें, कोहरा, पनीर, लोह चूर्ण, चारकोल और पीतल। कोहरा, पनीर, लोह चूर्ण प्लस चारकोल, पीतल। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया होगा। समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर हमें यहाँ पर विलयन छांटना है, तो इन चारों में कोहरा जो दिया गया है वो वास्तव में क्या है? कॉलॉइड है, विषमांगी होता है। पनीर कॉलॉइड है, विषमांगी होता है। लोह चूर्ण और चारकोल कॉलॉइड नहीं है, लेकिन दो भिन्न प्रावस्थाएं निर्मित करते हैं, ठोस है इसलिए विषमांगी होता है। केवल पीतल ही है जिसमें कॉपर और जिंक मिलकर के विलयन बनाते हैं, इसलिए ये समांगी है, इसलिए उत्तर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये स्पेशल प्रश्न है जो कि आपको शुद्धता निर्धारित करने के लिए, अभी हम शुद्धता या पृथक्करण द्वारा शुद्ध कैसे करते हैं या अवयव अलग अलग कैसे करते हैं वो पढ़ रहे थे, लेकिन ये आपके शुद्धता निर्धारण की प्रक्रिया भी अगर अलग से पूछी जाए तो ध्यान रखना है। क्रिस्टलीय पदार्थ दिए गए हैं जिनके गलनांक हमेशा निश्चित होते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय पदार्थों को गलनांक से हम उसकी शुद्धता का निर्धारण करते हैं। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ है तो गलनांक निश्चित होगा, अशुद्धियां मिलने पर गलनांक में परिवर्तन हो जाता है। तो हम गलनांक के आधार पर, तो क्रिस्टलीय पदार्थ चूंकि ठोस होंगे तो ठोस को पिघलाकर द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है, और उसमें जो निश्चित टेम्परेचर होगा उसी को गलनांक कहते हैं, उसी से हम इनकी शुद्धता का निर्धारण करते हैं। अगला है, अम्लगम में मुख्य व अनिवार्य तत्व कौन सा है? राइट आंसर और आ गया होगा, बहुत सरल सा प्रश्न है। अम्लगम नाम सुनते ही आपको विलयन याद आ जाना चाहिए, और यहाँ पर धातु विलयन के लिए इसका शब्द का उपयोग करते हैं, और धातु का धातु में बना विलयन, और एक धातु जो प्रयुक्त की जाती है जो कि द्रव अवस्था में है, जिसमें द्रव हमेशा निश्चित रहता है, वही इसका मुख्य घटक है। तो अनिवार्य तत्व यहाँ पर कौन सा होगा? मरकरी यहाँ पर अनिवार्य तत्व है, और अम्लगम के अंदर मरकरी के साथ या पारे की द्रव अवस्था के साथ में किसी धातु का विलयन बनाया जाता है, या पारे में धातु का विलयन बनाया जाता है। तो अनिवार्य तत्व कौन सा होगा? पारा, इंपॉर्टेंट है। और यह मात्र धातु है जो कि प्रकृति के अंदर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मात्र धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है, पारा। और अगर मात्र अधातु पूछा जाए जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है, तो वो है ब्रोमीन, Br2। अधातु है ब्रोमीन और धातु है पारा, दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य ताप पर। अगला है, ये प्रश्न आपने अच्छी तरह से ही पढ़ रखा होगा। MnO2 और HCl और की अभिक्रिया द्वारा MnCl2 और H2O और क्लोरीन बनता है, अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का काम कौन करता है? तो सिंपल है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, ऑक्सीकारक किसको कहा जाता है? जिसका अपचयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जिस क्रियाकारक का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, वह ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अपचयन का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप इनके केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ऑक्सीकरण अवस्था में या ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कमी होती है तो उसी को हम कहते हैं अपचयन। और यहाँ पर MnO2 का ऑक्सीकरण अंक मैंगनीज का घट करके MnCl2 में कम हो गया है,
और ऑक्सीकरण में कमी को अपचयन कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक है। तो अपचयन हो रहा है MnO2 का, इसलिए MnO2 यहाँ ऑक्सीकारक का काम करता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं MnO2 में 2 ऑक्सीजन है, उत्पाद के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई है, तो ऑक्सीजन का हटने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, अपचयन। तो यहाँ पर जिसका अपचयन हो रहा है वही ऑक्सीकारक का काम करेगा, MnO2 यहाँ पर ऑक्सीकारक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु A व B का परमाणु क्रमांक क्रमशः 7 व 12 है, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा। तो आप ऐसे प्रश्न को सरल करने के लिए तरीका क्या काम में लेंगे, A लिखिए, B लिखिए। A का परमाणु क्रमांक दिया गया 7, B का दिया गया है 12। 7 से आप पहचानिए कौन सा तत्व है। परमाणु क्रमांक 7 का तत्व होता है नाइट्रोजन, 12 का तत्व होता है परमाणु क्रमांक 12 से मैग्नीशियम बनता है। ठीक है, फिर आप इनके क्रम के आधार पर आवर्त सारणी में जो व्यवस्था है उस आधार पर अगर देखें तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, और मैग्नीशियम दूसरे आवर्त में है, दूसरे नंबर पर आता है बाएं से दाएं जाने पर, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 3, उसकी 2। इसके अलावा आवर्त सारणी के अंदर इनकी स्थिति भी आपको ध्यान रखनी है। आवर्त सारणी में इन दोनों में से ये दाईं ओर उपस्थित होता है, जबकि यह बाईं ओर स्थित होता है। तो आपको लिखते समय इसे बाईं ओर लिखना है लेफ्ट में, और इसको लिखते समय कहाँ लिखना है, राइट में। और फिर इनकी संयोजकताओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखें। तो लिखते समय लेफ्ट में कौन सा लिखना है, मैग्नीशियम लिखना, राइट में कौन सा लिखना है, नाइट्रोजन। फिर इनके संयोजकताओं को बदल देना है, तो Mg के नीचे आएगा 3, N के नीचे आएगा 2, ये सूत्र बनेगा। लेकिन आपको आंसर लिखना है AB के फॉर्म में, तो आपने Mg की जगह लिख दो B3 और नाइट्रोजन की जगह लिखो A2, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा B3A2, और B3A2 ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड में, तो आपका राइट आंसर होगा नंबर 3। तो अणु सूत्र लिखने के लिए आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, फिर उनकी संयोजकता पता होनी चाहिए, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व बाएं और दाएं स्थित है, उस आधार पर ही इनको व्यवस्थित करना है, फिर संयोजकताओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में यौगिक बनाना है। अगर उस यौगिक का निर्माण हो गया है तो A किसको माना था, B किसको माना था, उसमें कन्वर्ट करके फिर आंसर ज्ञात करेंगे। गलती में A2 B3 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर भी आगे पीछे का क्रम B और A का क्रम बदल दिया गया है, लेकिन संख्या वही है, उनकी संयोजकताएं क्रॉस कर रखी है। तो ऐसा नहीं आप सेकंड आंसर सेलेक्ट कर लें। तो इसको आप इस तरीके से चलेंगे तो यह प्रश्न आसानी से हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि संयोजकता से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्व व उसकी संयोजकताओं का क्रमशः सही मेल कौन सा है। तत्व दिए गए हैं, संयोजकताएं भी दे रखी है, आपको ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और बोरॉन, ये आवर्त संख्या 2 के तत्व हैं, और आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 2 के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ से शुरू होता है सोडियम से, 2 के अंदर हम शुरू करेंगे लिथियम से, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आता है नियॉन। अब इनके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें या संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता लेनी है या क्लोरीन के सापेक्ष संयोजकता लेनी है। तो इसके अनुसार संयोजकता 1 से लेकर के 4 तक बढ़ेगी, फिर 0 तक घटती है। तो इनकी संयोजकता आ गई है। अब आप क्रम से देखें, कार्बन की संयोजकता है 4, नाइट्रोजन दे रखा है संयोजकता है 3, फ्लोरीन दे रखा है संयोजकता है 1, फिर बोरॉन दे रखा है संयोजकता है 3। तो आपका आंसर होगा 4313, और 4313 ऑप्शन दिया हुआ नंबर 3 में। तो आप इस तरीके से पहले क्रम लिखें, क्रम आपको याद होना चाहिए। क्रम याद है तो ऑक्सीकरण ये उनकी संयोजकता क्रम से याद रहेगी, संयोजकता आपने क्रम से लिख दी है। तो फिर प्रश्न में आपको ऑर्डर देखना है कि क्रम से CNFB लिखा है तो पहले CNFB लिखें, फिर उनकी संयोजकता ऊपर सारणी से या ऊपर आपने जो आंसर लिखा था उससे निकालें, और फिर ऑप्शन चेक करें, जहां ऑप्शन मिल जाए वही आपका राइट आंसर होता है।
और इसी रूप में इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। और आज की क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न लेके मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि निम्न में से कौन सा युगल या पेयर जो दिया गया है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर धातु की सक्रियता के क्रम के अनुसार हम आंसर निकालेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में धातुएं कौन कौन सी हैं, एक तो है सोडियम, दूसरी है कॉपर, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम। तो सेकंड नंबर पे आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है आयरन, आयरन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर आता है। ये इनकी सक्रियता का घटता क्रम है जिसमें इसकी सक्रियता कम होगी और इसकी सक्रियता सबसे अधिक। और उत्तर कैसे ज्ञात करना है, अधिक सक्रिय तत्व निम्न सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों से हटा देगा। अगर आप देखें तो इसमें Na और कॉपर की बात की गई है। कॉपर यहाँ तत्व रूप में है और कम सक्रिय है, अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। MgCl2 इसमें एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की सक्रियता की बात करें तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से क्या है, कम सक्रिय है, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करेगा। फेरस सल्फेट और सिल्वर की बात करें, फेरस और सिल्वर दिया गया है तो फेरस की सक्रियता सिल्वर से ज़्यादा है, तो निम्न या कम सक्रिय सिल्वर जो दिया गया है, ये कम सक्रिय सिल्वर कभी भी अधिक सक्रिय धातु को यौगिक से नहीं हटा सकता, अभिक्रिया नहीं होगी। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लें, कॉपर और सिल्वर की बात की गई है। कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक सक्रिय है और अधिक सक्रिय होने के कारण अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिकों से हटा देगी और उसी की अभिक्रिया होगी। तो फोर्थ रिएक्शन है वो हो सकती है और रिएक्शन होगी इस तरीके से, AgNO3 की अभिक्रिया अगर कॉपर से की जाए तो अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की संयोजकता 2 होती है तो 2 NO3 लगेंगे और सिल्वर की संयोजकता 1 होती है, ये पृथक हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पर 2 करिए और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो अधिक सक्रिय धातु कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक सक्रिय है, तो कॉपर अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय सिल्वर को उसके यौगिक से हटाकर कॉपर अपना यौगिक बना देगा और सिल्वर यहाँ पर धातु के रूप में पृथक हो जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर हमने काफ़ी सारे प्रश्न लिए हैं और इन प्रश्नों को हम आसानी से अगर ध्यान से करना प्रारंभ करें तो पीछे अपने जितनी भी क्लासेज मैंने बताई हैं उसके आधार पर आप इसके सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसानी से सटीकता से दे सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम इसकी थ्योरेटिकल क्लासेस करने के बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे और इसके बाद में बीच के अंदर मैं 8 तारीख के बाद 8 अगस्त के बाद या नेक्स्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 50-50 के सेट के अंदर में लेके आपको प्रदर्शित करूँगा और लाइव क्लास में भी ये प्रश्न इस तरीके से ही चलेंगे। तो आप अपनी तैयारी रखें और लाइव में अपने आप को चेक करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करें और साथ साथ में प्रश्न करते रहें, टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के प्रश्न हल करें। थैंक यू सो मच।